Dear student friend farmer, today we are going to discuss Jonathan Swift life. We'll discuss four voyage by Gulliver Travel, and we will also discuss one of assignment. Assignment is social style. Gulliver Travel is a social style. Please note it down. First question that you can apply if such kind of question occur related to social style. Question can occur like that. Write a comprehensive note on different stylical work. So let me share a screen. मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. Here will be. Yes. It's not over here. यहाँ पे मैंने ओके लिखी थी उस आपको ये नोट्स, ये जो मैंने कॉपी आपको भेजी है, मिल गई है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे है. ठीक है, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ इसी से रिलेटेड. सी, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, they ask you questions, write a comprehensive note on the different satirical devices used by the Swift in a Gulliver Travel. तो ये उसके स्टाइल की बात कर रहा है. 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है. तो डेफिनेटली हमने सोशल स्टाइल को ही डिस्क्राइब करना है कि कैसे उसने सोशल स्टाइल किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, somebody comes to Jonathan Swift and he asks that you have used very bitter style against the human being, because in the last voyage, especially in Gulliver Travel, Gulliver does not want to even stay with his wife and children, because once he come back from the Houyhnhnms are such a idealized people. He does not want to stay with the human being, because human being, they are occupying the land of other people. They are lusty and they are sexual. They are lusty for the wealth, and they are having lust for wealth, money, power, and like that. Even they are killing human being. So that is why he does not want to mix with the human being. They are not good people. So he said that horses, a special kind of creature, they have developed their rational power. So they are doing decision through rational power rather than involving passion, feelings and lust and like that. तो वो बताता है कि ह्यूमन बीइंग से जो हॉर्नम्स हैं, उन्होंने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि वो अपना हर जो डिसीजन है वो रेशनल पावर से करते हैं. उन्होंने पैशन, फीलिंग को, लस्ट को पीछे छोड़ दिया है और अक्ल से फैसले करते हैं. उनके साथ वहाँ रहते हुए वो बड़ा इंस्पायर होता है. तो हम देखते हैं कि जो होनम वाला लास्ट जो उसका वॉयज है, उस वॉयज में वो ह्यूमन बीइंग से नफरत करता है और बहुत सारे राइटर्स जो हैं उसको क्रिटिसाइज करते हैं. एक ने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो उसने बताया कि ऐसा क्यों लिखा है. तो वो उसे कहता है कि यू से दैट द ह्यूमन बीइंग आर रैशनल एंड दे आर सुपीरियर टू ऑल क्रिएचर. कहते हैं ना, इंसान जो है सबसे बड़ा है सारी मखलूक से, अशरफुल मखलूक़ात है. तो उसने कहा कि इंसान तो सारी क्रीचर से अजीम है, अल्लाह ताला ने इसको बड़ा अजीम बनाया. ही से दैट इफ़ यू से दैट ह्यूमन इज सुपीरियर टू ऑल क्रिएचर, देन आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, व्हाई ह्यूमन बीइंग रेप अदर, व्हाई ह्यूमन बीइंग किल अदर, व्हाई ह्यूमन बीइंग रॉब अदर, व्हाई ह्यूमन बीइंग कैप्चर द लैंड ऑफ अदर कंट्रीज. आपको पता है कि इंग्लैंड ने बहुत सारे कंट्रीज़ पे कब्जा किया हुआ, इंडिया पे किया, अफ्रीका पे किया, अमेरिका पे किया, दीगर जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर कब्ज़ा किया और डिफरेंट किस्म के बम और वो गन पाउडर इस तरह की एक्टिविटी में पैसा जो है खर्च कर रहे थे. तो हम देखते हैं कि इसको थॉरली जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो क्रिटिसाइज करता है पीपल वे ऑफ अप्रोचिंग थिंग, वे ऑफ डीलिंग थिंग, वे ऑफ किलिंग, वे ऑफ यूजर्पिंग राइट, way of manipulating other people, way of controlling other people, way of capturing other people land. He say human beings are lusty and sexual, they are not good, they are wild, they are even killing other human beings, they are even preparing gunpowder to kill other, they are even creating a special kind of bombs to destroy other. तो वो इस तरह की चीज़ों को बड़ा बिटरली स्टायर करता है.
तो कहता है मुझे इस चीज़ का आंसर दें कि लोग फिर ऐसा, ह्यूमन बीइंग फिर ऐसा क्यों करते हैं, एनिमल तो ऐसा नहीं करते। राइट अ डिटेल अप्रेसल। अप्रेसल का मतलब लिख लें असेसमेंट भी होता है, अवेल्यूएशन भी होता है, तो ओपिनियन भी होता है। आपने अब डिटेल ओपिनियन देना है अपना इसको पढ़ने के बाद। जब हम चारों वॉइस पढ़ लेंगे, आई नो कि आपके अंदर इतनी, आपकी ग्रामर पावर इतनी नहीं है कि आप ग्रामेटिकली करेक्ट लिख सको। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप अपनी तरफ से लिखो, बुक को लिखो, लेकिन लिख लिख के प्रैक्टिस करो। आइडिया आपके माइंड में हो कि कुछ ऐसा क्वेश्चन वो पूछ ले कि जो आपने नहीं पढ़ा हुआ, आपने मुझसे वो आइडिया सुने हुए हैं, तो उनको एडजस्ट करके आप एटलीस्ट 6-7 पेजेस बना लें। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप छोड़ के ना आए। राइट अ डिटेल अप्रेसल। अप्रेसल क्या का मतलब क्या है? अवैल्यूएशन। आपने असेसमेंट देनी है, वैल्यू देनी है, अपना ओपिनियन देना है ऑफ स्विफ्ट। देखिए जो क्वेश्चन आता है वो बड़ा विटी होता है, वो हरगज़ वो बुक का नहीं पूछता कि किसी ने बुक बना दी उसी से उठा के वो क्वेश्चन। नो, एग्जामिनर हमेशा आपसे आपका इंटेलेक्ट चेक करता है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी क्या है। आपसे उसने आपका ओपिनियन मांगा है, कहता है कि स्विफ्ट वर्सटिलिटी एज अ सैटिरिस्ट, एज अ स्टाइलिस्ट, उसके अंदर क्या वर्सटिलिटी है। वर्सटिलिटी मीन इंटेलेक्ट क्या है उसका, उसके अंदर जो थॉट्स हैं वो क्या हैं, क्या वो वर्सटिलिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, क्या उसका डीलिंग पावर है डिफरेंट सब्जेक्ट को। जैसे वो बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करता है, पॉलिटिकल अफेयर को डिस्कस करता है, पीपल वे ऑफ लाइफ को, उनकी साइंटिफिक अप्रोच को, उनकी मिनट से डीलिंग विद द पुअर पीपल, किंग्स का लोगों की तरफ क्या रुझान है, कैसे वो उनको अपना गुलाम बनाए हुए, हर चीज़ को बड़े वर्सटाइल अंदाज से किस तरह से डिस्कस करता है, ये हमने बताना है। एज रिवील्ड इन द गुलिवर ट्रैवल। तो गुलिवर ट्रैवल के अंदर स्विफ्ट का जो भी उसने क्रिटिसाइज़ किया, देखें उसने हाई हील और लो हील, कुछ लोग जो हैं वो हाई हील पहनते हैं, कुछ लो हील पहनते हैं, वो उस पर लड़ते हैं। कुछ अंडा जो है सेंटर से तोड़ना है, वो जो लिटिल इंडियन है और बिग इंडियन है, लिटिल इंडियन और बिग इंडियन आपस में इसलिए लड़ रहे हैं उस वक्त, उस पहले वॉयज के अंदर, लिलीपुशन के अंदर। लिलीपुट कबीले के अंदर लो हील और हाई हील पहनने पे लड़ाई हो रही है, ठीक है जी। एक तो इशू ये है। दूसरा इशू वहाँ पे ये चल रहा है कि वो लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो लड़ रही हैं। और एक इशू वहाँ पे ये भी चल रहा है कि बादशाह के सामने रस्सा फलांगने की कोशिश की जा रही है। उसके सामने जो अच्छा जो रोप डांसिंग करता है, वो जो यानी रोप डांसिंग अच्छी करता है, वो उसे ओहदा अच्छा दिया जाता है। तो ये बिल्कुल एपरेंट क्लियर है कि ये एक स्टाइल है कि जो लोग ज़्यादा मिनट से ज़्यादा चापलूसी करते हैं उनको ज़्यादा ओहदा मिल जाता है। तो ये आपको वहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है। उसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं कि ये छोटी छोटी काम जो हैं ये सारे स्टाइल हैं। एक तो रस्सा फलांगने की कोशिश की जा रही है, जो अच्छा रोप डांस करेगा उसको बादशाह अच्छा ओहदा दे देगा। एक चापलूसी जो अच्छी करेगा उसमें उसने 2 नाम लिए, एक है फिल्म नैप और दूसरा उसने रेल ड्रेसर नाम लिया है। ये 2 जो नाम हैं उसने कहा कि ये फिल्म नैप और रेल ड्रेसर जो हैं ये एक तो मिनिस्टर है ट्रेयर का, खजाना, वजीर खजाना है। उस वक़्त का जो वजीर ख़जाना था वो था रॉबर्ट वालपोल, जो जोनाथन स्विफ्ट की लाइफ का था। तो उसने डायरेक्ट तो उसका नाम नहीं लिखा, उस जैसा करैक्टर बना के दिखाया कि जी रॉबर्ट वालपोल जो है ना वो बड़ा चापलूसी करता था, ठीक है। ये पहले वॉयज की बात हो रही है, लिलीपुशन जहाँ पे जाता है। तो वहाँ का भी वजीर ख़जाना जो एक टाइनी है, जो पिग्मी है, जो बोना है, उसका भी काम यही है। तो जोनाथन स्विफ्ट के यहाँ जो रॉबर्ट वालपोल है उसका भी यही काम है। रॉबर्ट वालपोल की बीवी थी, बड़ी बदसूरत सी थी, तो वो लोग कहते थे, वो कहता था ये मेरी बीवी के साथ इसका अफेयर है, जोनाथन स्विफ्ट। तो जोनाथन स्विफ्ट ने डायरेक्ट तो उसकी बीवी का नाम नहीं लिया, पहला जो वॉयज है उसके अंदर ये साबित किया है कि लोग वहाँ पे भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि जो उसकी जो 5 इंच की जो 6 इंच की जो वाइफ है, किसकी वो फिल्म नैप की, तो उसके गुलिवर के साथ ताल्लुकात, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबिलिटी है। तो गुलिवर के थ्रू, गुलिवर चूंकि माउथ पीस है जोनाथन स्विफ्ट का, माउथ पीस का मतलब ये है कि वो उसके थ्रू बोलता है। जो मेन रोल सारे जो है, सारी स्टोरी आपको तो वही सुनाता है ना, गुलिवर ही सुनाता है, वो उसका नरेटर है। ये एक ट्रैवलॉग है, इसको ट्रैवलॉग भी कहते हैं, सफ़रनामा जैसे होता है, पहला सफ़रनामा, दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन यही है लेकिन उस थोड़ा सा घुमा फिरा के वो दे देते हैं।
सेटरिस्ट एज रिवील्ड इन द गुलिवर ट्रैवल 2013 में, स्विफ्ट डज नॉट ओनली अनलीश, अनलीश का मतलब होता है डिस्चार्ज करना, ठीक है, रिवील करना और रिलीज़ करना, किसी चीज़ को निकालना, कैसे अपने गुबार को निकालना, अपनी दिल की बात निकालना, उसे कहते हैं अनलीश। स्विफ्ट डज नॉट ओनली अनलीश इज रैथ, वो ना सिर्फ अपना गुस्सा निकालता है, फिर क्या करता है, अपॉन द ह्यूमन फोबल्स। फोबल्स का मतलब क्या है, एक्सेंट्रिसिटी, जो फ्रेलिटीज़ हैं, कमज़ोरियाँ हैं, डीमेरिट्स हैं, ठीक है, इंसान के अंदर क्या क्या है, डीमेरिट्स जो हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स, उसको फ्रेलिटी भी कहते हैं, कमज़ोरियाँ भी कहते हैं। जो इंसान की कमज़ोरियाँ हैं वो ना सिर्फ उसके ऊपर गुस्सा निकालता है बल्कि क्या करता है, बट आल्सो इन्जॉय हिज इन्वेक्टिव्स, बल्कि इन इल्ज़ाम को, इन्वेक्टिव का मतलब रखें इल्ज़ाम या एक्यूजिशन, बल्कि इन इल्ज़ामात को वो क्या करता है, इसको इन्जॉय भी करता है। ये सारी कुछ बताते हुए जो भी वो बता रहा है, while he is enjoying while talking and releasing his wrath and whatever he is expressing sometimes Robert Walpole, he is expressing sometimes the minister and the king of the country, especially England, and he is exposing through different voyage। अपने different voyages के ज़रिए ये ना सिर्फ उन लोगों को एक्सपोज करता है बल्कि उनको अपना गुस्सा भी निकालता है, बल्कि एंजॉय भी करता है। अब एलेबोरेट फ्राम हिज वर्क स्पेशली गुलिवर ट्रैवल 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे क्वेश्चन पे आपका लग जाएगा अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें। आगे कहता है, आर्गुइंग फ्राम योर स्टडी ऑफ गुलिवर ट्रैवल्स डिस्कस स्विफ्ट एज अ वॉन्डर्ड मॉरलिस्ट हु नेवर फॉरगिव द वर्ल्ड। वॉन्डर्ड मॉरलिस्ट है, और वो मॉरलिस्ट मीन देखें, जब बंदा किसी पे तंज करता है ना, तो वो बेसिकली वो क्या कह रहा होता है कि वो उसको अपना एटीट्यूड जो है वो ठीक कर दे। मिसाल के तौर पर मैं कुर्रतुल ऐन को ये कहता हूँ कि कुर्रतुल ऐन, हमें पास पेपर की ज़रूरत है, आप पास पेपर मुझे ला दें, मैंने बच्चों को पढ़ाना है तो आप मुझे पास पेपर ला दें। आप क्या करती हैं कि पेपर हो जाते हैं और सब कुछ गुजर जाता है टाइम, आप पास पेपर ले आती हैं, मुझे कहती हैं कि सर मैं पास पेपर ले आई। तो मैं बस एक ही कहूँ, मैंने कहा कुर्रतुल ऐन आप बहुत जल्दी ले आई हैं पेपर, पास पेपर। तो ये बेसिकली क्या, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो बिहेवियर आपने किया है, इस बिहेवियर को आप करेक्ट कर लें। जब भी कोई स्टायर किया जाता है तो वो किस लिए किया जाता है, यार तुम तो बहुत ही अच्छे हो, यार ये तो फिर बहुत ही अच्छा है, हालांकि वो बिल्कुल निकम्मा शख्स, हाँ ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये तो ये काम कर ही लेगा। तो असल में वो उसे हम यानी हिडन वर्ड में हम उसे क्या कह रहे होते हैं, दैट ही शुड करेक्ट हिमसेल्फ, ही शुड करेक्ट बिहेवियर। तो यानी इनडायरेक्टली हम अगर देखें तो ये एक मॉरलिस्ट भी बन जाता है कि वो मॉरलिटी बताता है ना, कि वो कहता है कि माई मेन एम ऑफ दिस स्टार इज़ नॉट टू वैक्स द वर्ल्ड, not my main aim of star is to vex the world, not divert the world। मैं दुनिया को वैक्स करना चाहता हूँ, एजिटेट करना चाहता हूँ, उभारना चाहता हूँ, उनको इम्पटस देना चाहता हूँ, मोटिवेट करना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ कि भाई ये करो और ये ना करो। एक मॉरलिस्ट क्या करता है, तंज करके वो लोगों को सिखाना चाहता है कि भाई साइड पे, अच्छी साइड पर चलें। स्विफ्ट शोज द अदर साइड ऑफ अगस्टन्स कंप्लिसेंसी। कंप्लिसेंसी का मतलब होता है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। डिस्कस विद द स्पेशल सेंस ऑफ गुलिवर ट्रैवल्स। अगस्टन एज जो थी, अगस्टन एज में स्पेशली आपने देखा होगा, अगर इफ़ यू हैव स्टडीड अलेक्जेंडर पोप, तो वो एक तो इंसानों के ऊपर लिखते थे, एक वो रियलिटी बताते थे, एक वो क्या ऑब्जेक्टिविटी बताते थे, साइंटिफिक चीज़ों को लाइक करते थे, रैशनल चीज़ों को लाइक करते थे। आप देखें ये वो कहता है कि याहू में बहुत निकम्मे हैं, जबकि घोड़े जो थे, जो कि होमनम जो थे, वो बड़े इंटेलिजेंट थे। क्यों? वो रैशनल थे, ऑब्जेक्टिव थे, साइंटिफिक थे, वो अपने आप को बिल्कुल रैशनल बनाए हुए थे और वो पैशन के पीछे नहीं चलते थे। इंसान जो है वो जज्बात के पीछे चलता है और जज्बात को अपने सर पे सवार किया हुआ है और वो जिधर उसे लिए जा रहे हैं जानवरों की तरह चलता जा रहा है, वो इसलिए स्टायर करता है इंसानों के। हिज स्टायर ग्रोज मोर एंड मोर, ये सारा एक ही क्वेश्चन है, आप डिफरेंट अंदाज से पूछा हुआ है।
हिज स्टार ग्रो मोर एंड मोर बिटर स्विफ्ट प्रोग्रेस फ्रॉम बुक टू गुलिवर ट्रैवल। हमने देखा कि पहले वो लिलीपुशन की तरफ आता है, उसमें देखें छोटे छोटे पिग्मीज हैं, बोने हैं, और वो उसको घेर लेते हैं और अल्टीमेटली उसका तमाशा लगाए फिरते हैं। अब यहाँ पे स्टार जो है वो एक बड़ा सिंपल माइल्ड स्टार है। मिसाल के तौर पर स्टार क्या चल रहा है, स्टार ये चल रहा है कि कहाँ पे, यानी अंडे को साइड से तोड़ना है, या इस राइट साइड से तोड़ना है, या लेफ्ट साइड से तोड़ना है उबले अंडे को, एक तो लड़ाई ये हो रही। हाई हील पहननी है या लो हील पहननी है, इस पर लड़ाई हो, छोटी छोटी बातें हैं ना। तो उस वक्त भी दो सेक्ट लड़ रहे थे, अपने माइंड में रखें। दो सेक्ट कौन कौन से थे? एक सेक्ट था रोमन कैथोलिक और एक था प्रोटेस्टेंट। क्रिश्चियनिटी के दो बड़े सेक्ट हैं, जैसे हमारे वहाबी सुन्नी हैं या हमारे शिया सुन्नी हैं, तो बाकी तो उसके अंदर से फिर निकले हुए हैं, जैसे हमारे वहाबी और दूसरे। उनके जो बड़े दो सेक्ट हैं, एक प्रोटेस्टेंट है और एक कौन है कि रोमन कैथोलिक। अब रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट भी आपस में लड़ रहे थे, तो वो कहता था कि ये छोटी छोटी, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी आपस में लड़ रही थी। पॉलिटिकल पार्टीज कैसे लड़ रही थी? लो हील पहननी है, हाई हील पहननी है, इसके ऊपर लड़ाई हो रही थी। अच्छा जी, कैसी लड़ाई हो रही थी? टोरे और विग पार्टी, मैंने बताया कि दो पॉलिटिकल पार्टीज थी उस वक्त, वो भी आपस में लड़ती थी। वो जो टसल चल रही है उसको हम उन दोनों पार्टी और रोमन कैथोलिक और उनके साथ रिलेट कर देंगे। उसके बाद जब वहाँ पे बताया जाता है कि लिलीपुशन ये चाहते हैं कि बुलफेक्सो जो ट्राइब है उसको तबाह बर्बाद कर दे गुलिवर को एज अ टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। गुलिवर जाता है, उनका पूरा फ्लीट जो है उठा के ले आता है शिप, तो बड़े खुश होते हैं, उसे इनाम देते हैं। लेकिन जब वो उनके साथ कंसेंसस करने की कोशिश करता है तो कहते हैं इसकी आंखें निकाल दो, इसने हमारे साथ क्या ट्रिजन किया है, इसने हमारे साथ क्या किया है, इसने हमारी जो हमारे कंट्री के जो मामलात हैं उनके साथ डिस्कस कर दिए हैं, तो हम इसको कि इसकी आंखें निकाल देंगे। वो फैसला हो जाता है, बड़ी मुश्किल से बच के वो फिर वहाँ से निकलता है। बहुत सारे चार्जेस होते हैं। एक तो जी उसने जो क्वीन है उसके महल पे उसने यूरन कर दिया है। अब यहाँ पे भी बड़ा बिटर स्टार थोड़ा सा करता है कि बादशाह के महल को आग लग जाती है तो वो अपने यूरन से बुझाता है। देखिए कैसी बात लिखी है। अब ये एग्जैक्टली ऐसे है कि इसने एक बुक लिखी थी, लिख लें ये सारे पॉइंट। इसने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था अ टेल ऑफ द टब। टेल ऑफ द टब के अंदर इसने क्या किया था, इसने स्टार किया था कि किस तरह से मतलब एक फैमिली है, उसके 3 बेटे हैं और उन्होंने किस तरह से कन्वेंशन को छोड़ दिया है, अपनी पूरी पुरानी कन्वेंशन को, रवायत को। जैसे घर होता है ना, तो वो आस्ता आस्ता मॉडर्न होता है, तो वो अपने बहुत सारे मामला छोड़ देता है, अपने पिछले जितने भी मामलात होते हैं वो भूल जाते हैं, आगे डेवलप होते होते इवन के वो पर्दा वगैरह बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो इसी तरह वो कहता है कि कैसे वो 3 सन थे एक फैमिली के, तो वो कैसे ग्रो हुए, बड़े हुए, उन्होंने कन्वेंशन छोड़ दी, पुरानी रवायात छोड़ दी और वो नए मॉडर्न बन गए। तो उसके ऊपर वो स्टार करता है कि कैसे जो क्रिश्चियन जो हैं वो कैसे बट गए हैं। जैसे मैंने मिसाल दी थी कल कि एक रोमन कैथोलिक है, एक प्रोटेस्टेंट है, उससे एक कैल्वियन है, ये 3 सेक्ट बन गए हैं और उन्होंने अपने अपने रूल बना लिए। लेकिन जो मलका होती है क्वीन एन, उसे ऐसे लगता है कि ये मेरे ऊपर स्टार कर रहा है, ये शायद मेरे खिलाफ लिखी है अ टेल ऑफ द टब। तो वो उससे नाराज़ हो जाती है, वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। तो ये जो है बेसिकली वो मिसअंडरस्टूड करती है। तो वो जो यानी वो यूरन करता है, वो बेसिकली वो उसको शो करने के लिए मलका को कि आग बुझाने के लिए कोई इस तरह का वो सीन उसने डाला है, जिसको वो मिसअंडरस्टैंड करती है। तो वो उसको बुझाने की कोशिश करता है, ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो वो उसने उसको उसके साथ रिलेट किया हुआ है, इवन हिडन मीनिंग है इसके। अच्छा जी, आगे ये है, ये सारा हम देखेंगे। मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें कुछ बता लूँ। अब मुझे बताइएगा कौन सा पॉइंट है जो कल आपको समझ नहीं आया था, कल कौन सा वॉइस जो है उसमें कोई एम्बिगुटी है, मैं दोबारा फिर क्लियर कर दूँगा। कल का जो हमने कल के जो वॉइस पढ़े थे उसमें किसी में कोई एम्बिगुटी है तो काइंडली टेल मी। स्क्रीन शेयर हुई आपके साथ? जोनाथन स्विफ्ट 1667 को पैदा हुए हैं आयरलैंड के अंदर। जब ये पैदा हुए हैं तो ही वॉज अ फस्चुमस का मतलब लिखें, पोस्चुमस का मतलब होता है आफ्टर द डेथ। सो ही वॉज अ पोस्चुमस सन ऑफ हिज मदर। पोस्चुमस मीन ही वॉज बोर्न व्हेन फादर वॉज डाइड।
इसके फादर की डेथ हो चुकी थी जब ये पैदा हुआ, इसलिए कहा जाता है ही वॉज अ पोस्टमस सन। 1745 में इसकी डेथ हुई है और 1667 में पैदा हुआ। इब्तदाई तलीम इसने कैलकनी ग्रामर स्कूल है वहाँ से हासिल की। इसकी लाइफ को गौर से सुने, मरजाना बताया करो। He got his early education from Kilkenny Grammar School in Ireland. After completing his, rudimentary or his elementary education, he got admission in Trinity College. Then he got admission with the help of his uncle. He got admission in Trinity College. His uncle was kind enough and he looked after him. Ultimately, he realized that he'll be having a better seat if he go to England. Since he is having his mother in England, he wants to go to the England. While going to the England, he met a person, William Temple. William Temple is having illegitimate daughter whose name was Esther. Esther, she was round about 9-year-old, and he started teaching her. So whenever he was teaching, he inspired her from his knowledge. He was having knowledge, vast knowledge, and he started inspiring the girl. So she impressed enough, and she got married with this person. So by having relation with the William Temple, no, he is having a place in England as well. अब इंग्लैंड में भी इसकी एक जगह बन गई। दो पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उस वक्त बड़ी मशहूर थी, विग और टोरे। पहले ये टोरे पार्टी के साथ होता है, लेकिन लेटर इसको पता चलता है कि टोरे पार्टी इसको बेनिफिट नहीं दे रही, ये विग पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। उस वक्त एक ही क्वीन थी, रानी थी इंग्लैंड की, और वो 3 स्टेट पर हुकूमत कर रही थी। नाम था क्वीन एन, और 3 स्टेट के ऊपर हुकूमत कर रही थी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड। ये 3 स्टेट जो थी उसकी एक ही सॉवरन पावर थी, नाम था क्वीन एन। क्वीन एन के साथ इसके कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। जब इसने टेल ऑफ द टब लिखी, उसने सोचा कि ये मेरे खिलाफ लिखी है। सो क्वीन एन इज नॉट इंटरेस्टेड इन लिटरेचर एंड लाइक दीज आर्ट, एंड शी इज नॉट गिविंग सो मच फाइनेंस टू द पोएट्स, राइटर्स, novelists and writers, prose writer like that. Even we have studied one of the writer. Name of that writer is Alexander Pope. Alexander Pope was a friend of this person, Jonathan Swift. They both were the bitter satirists. They stare on the writer. They stare on the men, people. They were scientific, objective, or rational kind of writer. ये अपने आप को साइंटिफिक राइटर समझते हैं, ऑब्जेक्टिव राइटर समझते हैं, ये पैशन, मोशन, फीलिंग्स को पीछे करते हैं। लेकिन अब इसके बाद जो हम क्लासिकल एज देखते हैं, रोमांटिक क्लासिकल एज के बाद की एज जो है वो रोमांटिक एज है। वो क्या होता है, वो टोटली क्या है, वो एक पैशन फीलिंग की गेम है। वो अपनी इमोशन के साथ लिखते हैं। वर्ड्सवर्थ हुआ, उसके अलावा अब जॉन कीट्स को ले लें, शैली को ले लें, बैरन को ले लें, कॉलरिज को ले लें, वर्ड्सवर्थ को ले लें। सो ऑल पोएट्स दे आर राइटिंग थ्रू देयर पैशंस। वो पैशन को समझते हैं, फीलिंग पैशंस जहाँ जहाँ उनके जाएंगे वो वैसे वैसी पोइट्री करेंगे। लेकिन ये जो है ये बड़ी ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक, बड़ी दे टेक मैन इज़ अ सेंटर ऑफ अटेंशन। ये इंसानों को लेते हैं, उनके ऊपर लिखते हैं, उनके ऊपर स्टाइल करते हैं और उसी को फोकस्ड रहते हैं उनके ऊपर। अब देखिएगा ये जोनाथन स्विफ्ट एक लेटर लिखता है अपने दोस्त अलेक्जेंडर पोप को। उसमें वो कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं है, जो मेरा स्टाइल है उसका मेन मकसद है दुनिया को एजिटेट करना, उनको इंस्पायर करना, उनको गाइड करना, उनको डायरेक्ट करना, रादर दैन डाइवर्ट दैम। आई एम जस्ट गाइडिंग दैम, माई मेन एम टू गाइड पीपल। सो हम देखते हैं जी, कभी इंग्लैंड जाता है, कभी आयरलैंड जाता है, बिकॉज ही इज हैविंग रिलेशन इन इंग्लैंड एज वेल एज इन आयरलैंड। इंग्लैंड में इसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, और अब वो बिग पार्टी से ये तवक्को करता है कि वो उसे शायद कोई डीन बना देंगे चर्च कैथीड्रल का, वो उसे कोई सीट मिल जाएगी। एज अ प्रीस्ट बनना चाहता है, और ये प्रीस्ट और उसका डीन भी बनना चाहता है, क्योंकि इसने मजहबी नॉलेज भी हासिल कर रखा है। जोनाथन स्विफ्ट को एक अपॉर्चुनिटी हासिल होती है, विलियम टेम्पल के यहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है जो कि इसका ससुर भी है, तो वहाँ से ये बहुत सारी बुक्स जो है पढ़ता रहता है। विलियम टेम्पल की डेथ के बाद सारी लाइब्रेरी और वो जितनी प्रॉपर्टी है वो इसकी कस्टडी में आ जाती है। उसकी मालिक अब वो इश्तर और ये इसकी जो वाइफ स्टेला, जिसको इसने नाम दिया,
जो कि बहुत छोटी थी इससे, जिससे इसने शादी की। तो ये कभी इंग्लैंड जाता है, कभी आयरलैंड जाता है। अल्टीमेटली इसकी डेथ होती है इंग्लैंड में, इसकी आयरलैंड में इसकी डेथ होती है। 1745 को इसकी डेथ होती है। सो लेट्स सी, कुछ पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। जोनाथन स्विफ्ट Irish author and journalist, foremost prose satirist in the English language. Swift is the best known work is a Gulliver Travel. 1726 में जो इसने अपना वर्क लिखा है गलेवर ट्रैवल, बड़ा मशहूर है। स्विफ्ट इज द बेस्ट नोन वर्क इज गलेवर ट्रैवल। गलेवर ट्रैवल के अंदर एक गलेवर है, और गलेवर नामी जो बंदा है ये माउथ पीस है इस राइटर का। असल में जो अपनी बात कहना चाहता है वो इस नरेटर के थ्रू कहता है। अगर इसने स्टार करना है तो वो इसके थ्रू करता है। आपको पता है कि शेक्सपियर ने बहुत सारे बादशाहों को स्टार किया है। शेक्सपियर ने ट्यूडर गवर्नमेंट देखी है। ट्यूडर गवर्नमेंट का मतलब 3 किंग्स की उसने गवर्नमेंट देखी है। शेक्सपियर जब स्टार करता था तो उस वक्त बहुत सारे लोगों को अगर बादशाह के खिलाफ बात की जाती तो उनके सर कलम कर दिए जाते। लेकिन शेक्सपियर वाहद राइटर था कि वो स्टार भी कर गया किंग के ऊपर, लेकिन उसे कोई कुछ कह भी ना सका। अगर वो कोई उससे पकड़ता भी तो वो आगे से कह देता, भाई मैं कौन सा स्टार कर रहा हूँ, ये तो मेरा करैक्टर कर रहा है। He was such an intelligent man that if he is satiring on the kings and like royals and prince and the queens, but nobody ever dared to criticize him that what are you doing. He said that I am not doing, my characters are doing. ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो कैरेक्टर कह रहे हैं अंदर। तो ये होता है कि इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल था वो। स्विफ्ट वाज बोर्न इन डुबलिन ऑन नवंबर 3067। तो इसने भी बिल्कुल वैसा ही एक मेथड इस्तेमाल किया कि उसका जो माउथ पीस है वो स्टार करता है। ही स्टडीड एट द कैलकनी ग्रामर स्कूल, जैसे मैंने पहले बताया, ये नाम याद कर लीजिएगा, ये वो स्कूल है जहाँ ये पढ़ता था। स्कूल एंड 1674-82 यानी ये स्कूल में पढ़ा है। And at the Trinity College in the Dublin 1682-89 received his BA in 1868, MA in 1692। तो ये जी इसकी एजुकेशनल कैरियर है इसका। अगर मैं कुछ पिक्चर आपको दिखाऊंगा आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। गलेवर ट्रैवल्स, जोनाथन स्विफ्ट मास्टरपीस गलेवर ट्रैवल्स अपीयर्ड 1726। याद रखिएगा 1726 में ये अपीयर्ड हुआ, पब्लिश हुआ। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 बुक्स। इसकी 4 किताबें हैं। पहला जो आपने पढ़ा होगा 8 क्लास में भी है, लैम्बू के नाम से, कि एक शिप के ऊपर एक कैप्टन होता है, शिप के ऊपर होता है, फिर उसके बाद वो रैक हो जाता है, तबाह हो जाता है शिप, उसके साथी जो सारे मारे जाते हैं। वो एक छोटी सी बोट के ऊपर बैठ के एक साहल पे पहुंचता है, वहाँ पे सो जाता है, वहाँ पे ठाइनी लोग जो उसे पकड़ के ले जाते हैं। अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें उसकी कस्टडी में देता है उनकी, वो उसको ले जाते हैं, फिर वो बादशाह के महल और उनके घर और वो सारा कुछ उसे विजिट करवाया जाता है। ये इतनी सी स्टोरी है जो बच्चे जो हैं बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, और बच्चे यही समझते हैं ये बच्चों की स्टोरी है, टेल्स। लेकिन वो बच्चों की टेल नहीं है, वो बिटर स्टार है उस वक्त इंग्लैंड की सोसाइटी का। अब बादशाह के ऊपर जो हाई हील उसके सामने गेम हो रही है, या वो ड्रॉप डांसिंग हो रही है, तो ये उसकी फ्लैटरिंग हो रही है। जो अच्छा फ्लैटर करता है बादशाह उसको वो स्टेटस दे देता है। तो फिलिप नैब जो है, ये लिख लें नाम इसका, फिलिप नैब जो है, वहाँ पे फिलिप नैब जो है वो एक वजीर है, किसका खजाना, वजीर खजाना है। अब इसको वो कहता है ये ओहदा ये रॉप डांसिंग और फ्लैटरिंग करने की वजह से मिला है, इसका अपना कोई इतना कहता किरदार नहीं है। वहाँ पे रॉबर्ट जो वालपोल है वो है इंग्लैंड का उस वक़्त का वजीर खजाना, उसके दौर का। तो वो कोई 1715 से 1719 में वो वजीर खजाना रहा है। 1721 और 1742 में उसके पास ये ओहदे रहे हैं। वो कहता है कि ये ओहदे उसकी अपनी काबिलियत की वजह से नहीं थे।
तो इसके अंदर वो बताता है कि ये जो सारे ओहदे थे वो उसकी काबिलियत की वजह से नहीं थे। तो उसमें है 1715 से लेके 1719 तक रॉबर्ट वालपोल जो वज़ीर ख़जाना था उसने अपनी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि वो जो उसने स्टेटस ले रखा था वो बिल्कुल खुशामद से ले रखा था। Jonathan Swift's masterpiece Gulliver Travel appeared in 1726 and divided into the 4 books, but the young people prefer only 2 of them. Gulliver's Voyage to the Lilliput, where the people are 6 inches high. यानी जो वहाँ के लोग हैं वो बस 6 इंचज़ हाई हैं, और उसके बाद जो दूसरा सफ़र है ब्रॉबडिंगने का, वहाँ पे वो देखता है कि 70 फीट जाइंट जैसे लोग जवान हैं, बड़े हैं। Brobdingnag, where the people are giants. The Lilliputians fight wars which seems foolish. The king of the Brobdingnag think that the peoples are the most terrible creatures on the earth. हमने देखा कि ब्रॉबडिंगनेग और दूसरा जो पहला दोनों सफ़र हैं, ये एक ऐसे है कि जैसे उस वक्त के क्रिटिकल लोगों के ऊपर एक बहुत बुरा स्टायर है। आपके सामने कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, इनको काइंडली नोट करें। ये पिक्चर है, ये है, these are the pictures, so you can note them. इसकी एक बुक है इन द स्टेरिकल ऐसे द मॉडस्ट। स्टेरिकल ऐसे के अंदर वो बताता है कि मॉडस्ट प्रपोजल, उसके अंदर वो लोगों की कंडीशन जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको डिस्कस करता है। 1729 में स्विफ्ट विद हॉरिफाइंग लॉजिक रिकमेंड्स द आयरिश पॉवर्टी कैन सॉल्व बाय द ब्रीडिंग अप देयर इन्फेंट्स as food for the rich. Swift died on October 19, 1745 and was buried in the St. Patrick's Cathedral. He was buried in St. Patrick Cathedral. आपको मैंने बताया कि ये प्रीस्ट भी था और ये प्रीस्ट और उनका डीन भी रहा है, तो इस वजह से उसको सेंट पैट्रिक कैथीड्रल के अंदर ही दफनाया जाता है। उसने 1729 में अपनी एक बुक लिखी, उसका नाम था मॉडर्न, ऐसे था, ऐसे की बुक थी, तो उसके ऊपर उसने मॉडर्न प्रपोजल के नाम से लिखा। उसमें आयरिश पॉवर्टी को डिस्कस किया। आपको पता होगा कि इंग्लैंड ने काफ़ी अर्सा तक आयरलैंड को भी अपने कब्जे में रखा। स्विफ्ट्स डेथ मास्क एंड ग्रेव इन सेंट पैट्रिक्स कैथीड्रल, ये आप देख सकते हैं। सो लेट्स सी टुडेज टास्क। हमारा जो आज का टास्क है ये ज़रा देखिएगा। Swift occupies a very distinguished place among his contemporary for the highlighting the pungent and the poignant reality of the time, which regarded him as the masters of the corrosive style. Corrosive का मतलब लिखें destructive, bitter. Gulliver's Travel is a hallmark. Hallmark का मतलब होता है एक स्टैम्प होना, एक नुमाया मार्क होना of his satirical approach, which labeled Swift a neurotics and insane in the eyes of the many critics. जब उसने ये बुक लिखी, जैसे वो 4 वॉयज हैं और लास्ट वॉयज, और हमने देखा जो स्पेशली साइंटिस्ट के ऊपर वो बड़ा बिटर स्टायर करता है और लास्ट में वो ह्यूमन बीइंग से जैसे वो दूर रहता है, तो ये दोनों स्टायर जो हैं हमें ऐसे लगता है कि ही इज़ वेरी बिटर while satirizing the people and even scientists and the people, even critical peoples, while satirizing them he looks little bit corrosive in his style, in his way of dealing the topics. No doubt he on apparent level Swift seemed to be indigestible, but if we go through the book with the deep concerns and magnifying the glasses, we feel bound to assert that Swift is every inch a moralist, despite the morbid attitude towards man and society. He says that the chief end of his labor is to wax the world rather divert it. वो कहता है कि मेरा मेन जो एम है वो वैक्स करना है, सोसाइटी को एडजस्ट करना है, सोसाइटी को एजिटेट करना है, सोसाइटी को नेकी गुड की तरफ लाना है, सोसाइटी को डायरेक्ट करना है, सोसाइटी को एक अच्छी साइड पर लाना है, उनकी फॉलीज बताना है, रादर देन डाइवर्ट देम। आई डोंट वांट टू डाइवर्ट फ्रॉम देयर पॉइंट्स, आई वांट टू वैक्स देम, आई वांट टू एजिटेट देम, आई वांट टू मोटिवेट देम टुवर्ड्स गुडनेस। Gulliver's Travel abound का मतलब लिखें full, pessimistic, abounds with the different modes of the stars. As the story progresses from the voyage to voyage,
द फार्म्स ऑफ द स्टार ट्रांसिट फ्रॉम कॉमिंग टू बिटर। हम देखते हैं कि जैसे जैसे स्टोरी डेवलप होती है, जैसे पहले वो लिलीपुशंस होते हैं, उसके बाद वो ब्रॉकडिंग नेग में आता है। ये दोनों तो एक लेवल के स्टार हैं, इवन चिल्ड्रन कैन एंजॉय बोथ द story. But whenever he's moved to the especially Laputa and then he moves towards and a lost voyage of Honams, he is getting bitter and bitter. That is why a lot of critics, they even do not bear whatever he is saying in the last voyage, especially Honams, where he does not want to mix with the Hayahus who are like human being. Rather he wants to live with the horses. Honams, they are rational human being according to him. But every writer is the product of his age, and the Swift belong to the age of the smug. Smug means dikhawa, pretensions, and as we have seen in the age of the Alexander Pope, he's also criticizing on the pretensions and smug of the people. Complacency, corruption was rampant. Rampant mean एक बाढ़ थी. People were seeking pleasures in the doing any evil without having any least compunctions, any pity on their side. कि उनके पास कोई पिटी नहीं थी while doing all these things. They do not want to stop while doing all. The people are killing other people, are occupying the land of other people, are even monopolizing other people, producing guns. People are producing gunpowders and especially bombs in a way to kill others. Thus Jonathan Swift tears the veils of the smug complacency of to expose the reality for which peoples had blinded themselves. In Gulliver's Travel, from the voyage to voyage, there is a styles on the political human physiognomy. Physiognomy mean appearance जो है उनकी जो look है, and moral shortcomings, social style. In the first voyage to Lilliput, Swift satirized politics and the political tactics practiced in the England through the pictures of the Lilliput. He has shown us that the people are fighting on the trivial cause. He has shown us that people are fighting while they should wear high heel or low heel. People are fighting with big Indian and little Indian like. So they are fighting with each other, and they are corresponding to the activity of the Roman Catholic and Protestant, at the same time the Whig and Tory parties. Swift mocks the manners in which political offices were awarded by the English kings in his time. Philip Naps, the treasurer, represents Sir Robert Walpole, the Prime Minister of England, dancing on the tightrope, symbolizing the Walpole's skills in parliamentary tactics in political intrigues. Reldressels represent Lord Carteret, who ingratiated by Walpole's to become a Lord Lieutenant of the Ireland. The ancient temples in which Gulliver was housed might be a bleak reference to the Westminster Hall, where Charles I had been condemned to death. तो चार्ल्स वन की आपको पता है डेथ हुई थी. चार्ल्स वन के बाद चार्ल्स टू प्योरोटन आए थे, आपको शायद मैंने स्टोरी बताई हुई. चार्ल्स वन को कंसीडर करते थे प्योरोटन कि ही इज़ बेसिकली वलप्चुअस किंग एंड ही इज़ डिस्ट्रॉइंग द वेल्थ ऑफ इंग्लैंड, एंड दे कॉट हिम एंड अल्टीमेटली दे बेहेडेड हिम. रोमन कैथोलिक जो थे, इनफैक्ट जो प्योरिटन्स थे वो कहते थे कि ये चार्ल्स वन ठीक नहीं है, चार्ल्स वन को बीहेडेड करना चाहिए. वो उसे पकड़ के बीहेडेड कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं, और ख़ुद प्योरिटन जो है काबिज हो जाते हैं इंग्लैंड में. और चार्ल्स टू जो उसका बेटा है वो दौड़कर फ्रांस चला जाता है. और लेटर जो है जब प्योरिटन से तंग आ जाते हैं इंग्लैंड के लोग, तो फिर चार्ल्स वन को वापस बुलाया जाता है और फिर उनको इंग्लैंड में प्योरिटन्स को उनकी ताकत को ख़त्म किया जाता है. Swift mock at the England king confinements of three fine skills thread of the political favorites. वो जो धागों वाला सिस्टम है कि वो थ्री थ्रेड जो देता है, ये भी एक सिम्बलाइज करता है कि वो जो उसके उनके जो रिक्वायर्ड लोग होते हैं. Swift is also pithy on his detail of annoyance of the empress of the Lilliput on extinguishing the fires of the palace in reference to Queen. तो क्वीन का मैंने बताया कि जब वो उससे नाराज़ हो जाती है, जब वो लिखता है टेल ऑफ द टब, तो उसमें वो नाराज़ होती है, तो उसको शो करने के लिए वो जो बाई there is a fire especially in Lilliputian's palace, and what he is saying, he's through his urine he extinguished this fire.
Anne's announced with him writing the tale of the tub which Swift had attacked religious abuse, but Queen's misinterpreted the book and got annoyed. Swift's satire becomes amusing when Gulliver speaks of the conflict, highlighting the theological dispute between the big Indians and the little Indians in Lilywood. Thus, Swift is ridiculing the conflict between Roman Catholic and Protestant. The rift का मतलब होता है लड़ाई, between the high heel and low heel highlight the conflict between the Whig and Tory. The two political party England in the second voyage to Brobdingnag. Swift star on the coarseness का मतलब लिखिए callousness, harshness, ugly of the human being. Here Swift look at the mankind with the different lenses. The people in the Brobdingnags are 60 to 80 feet high. Not only men and women are huge in size, but every object of life is enormous size. That gives the object of the curiosity. Even कि वो डिस्कस करता है हम ब्रॉबडिंगनैग में कि वहाँ की बिल्ली जो है वो बैल के बराबर थी, चूहे जो हैं वो डॉग के बराबर थे, इवन कि उसके ऊपर हमला कर देते, इवन कि ईगल एक उठा के उसके बॉक्स को ले जाता है, दूसरा ईगल जो है उसके ऊपर हमला करता है पहले ईगल के ऊपर और उसको वो एक समंदर के पास गिरा देता है, वहाँ से एक सेलर जो है उसे उठा के घर पहुँचा देता है. तो ये सेकंड वॉयज का जिक्र है, इसको देखिएगा. उसके बाद द किंग कंडेम्स द फैटल यूज ऑफ द गन पाउडर्स एंड द बुक रिटन इन द एक्ट ऑफ द गवर्निंग. द किंग मॉक्स एट द ह्यूमन रेस ऑफ विच गलेवर्स इज रिप्रेजेंटेड. आई कैन नॉट बट कंक्लूड, यानी वो बादशाह जो होता है ना ब्रॉबडिंगनैग का बादशाह, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब वो दूसरे वॉयज पे जाता है तो मिंटू से वो किन के साथ है, वो लोगों के साथ है और अल्टीमेटली यानी बहुत सारे और भी जहाज़ के ऊपर यानी शिप के ऊपर और भी लोग हैं. तो ये अल्टीमेटली एक जजीरे के पास पहुंचते हैं, वहाँ पे ये थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुकते हैं. अब इस जहाज़ को देखिए, बहुत बड़ा आदमी 72 यानी फीट लंबा एक आदमी जो उनकी तरफ दौड़ता है, तो वो तो जहाज़ भगा के ले जाते हैं, ये अल्टीमेटली उसके पकड़ में आ जाता है, ये उसको पकड़ता है और ये ओनली उनके लिए ज़्यादा 6 फीट हाँ इसकी हाइट है, लेकिन वो तो है 72, वो तो एक जाइंट जैसा आदमी है, वो इसको पकड़ता है, पकड़ के इसे घर ले आता है. तो बच्चे जो हैं उसके साथ खेलते हैं और उसकी बेटी जो है उसे अपने सीने पे लटा लेती है और उसके साथ वहाँ पर वो इंग्लैंड की औरतों की लस्ट बताता है, वो कैसे उसको सारा दिन अपने जिस्म के ऊपर लटाए रखती हैं और उसके साथ खेलती हैं और अल्टीमेटली वो उसका तमाशा लगाए फिरते हैं, हर कहीं उसे ले जाता है. और फार्मर, वो एक किसान था जो 70-72 फीट उसकी जिसकी हाइट है, वो किसान उसका तमाशा लगाए फिरता है और वो उससे पैसे कमाता है, लालची होता है. जब वो देखता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो जाके इसे मलका के महल में जाके बेच देता है. वहाँ पे इसके लिए स्पेशल एक कमरा बनाया जाता है, छोटा सा बॉक्स बनाया, उसमें उसके अंदर इसको रखा जाता है. बादशाह जो क्वीन जो है वो बड़ी इसकी छोटे बोने लोगों की बहुत दीवानी है. और फिर उसके बाद एक बादशाह से इसकी मुलाकात होती है, बादशाह के साथ ये डिस्कस करता है कि हमारे लोग किस तरह के हैं. तो वहाँ पे ये वो उसे कह रहा है, I cannot but conclude the bug of your natives to be the most pernicious race, little odious vermins. आप ऐसे कीड़े हो जिसको ऊपर चलाते हुए जो कहता है कि नेचर जो है वो भी सफ़र करती है. दैट नेचर एवर सफ़र टू क्रॉल अपॉन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. स्विफ्ट सैटराइज, क्योंकि आप गन पाउडर बनाते हो, आप लोगों को किल करते हो, आप तबाह करते हो, लोगों पे कब्जे करते हो, इसलिए वो बादशाह जो है ये कमेंट देता है. ये भी एक बिटर स्टार है. स्विफ्ट सैटराइज द अगली साइड ऑफ द ह्यूमन फिजियोनॉमी होता है दिखावा. देयर इज़ अपीयरेंस, देयर इज़ अ मैन विद अ ह्यूज ट्यूमर होता है, ये जो ट्यूमर बन जाती हैं गले में नहीं बन जाती ट्यूमर सी. In his neck another beggars has wooden legs about the 20 feet high, but the most hateful sight is that of the lice crawling on the cloth. This description reinforces Swift's view of the ugliness and foulness the human body. अच्छा जी, आगे थर्ड वॉयज में द वेरियस आइलैंड देयर इज अ स्टार्स ऑन द ह्यूमन इंटेलेक्ट मिसयूज ऑफ द sagacity and science, and here through the Swift star is a very bitter, yet it involves the follies and absurdity made by man's on the name of the scientific progress. We are greatly amused by the useless experiment and research which were going on the academy of the projectors in Lagado. Science to be moved topsy-turvy when the scientists want to extract sunbeam. अब यहाँ पे लगैडो, ये जो लपूटा एक आइलैंड है, वहाँ पे ये अल्टीमेटली जाता है. तो इसके साथ जो लोग होते हैं वो खुद ही मिंटू से
उसको इनके ऊपर हमला कर देते हैं कुछ रॉबर्स। तो अल्टीमेटली ये एक ऊपर से एक सीढ़ी जो है वो नीचे आ रही होती है, तो वहाँ से लोग यानी ऊपर एक जजीरा बनाए हुए हैं और साइंटिस्ट हैं, और वो क्या अजीबोगरीब किस्म के साइंटिस्ट जो हैं लपूटा आइलैंड में कर रहे हैं। एक तो ये कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के ह्यूमन वेस्ट को कैसे आप टर्न कर सकते हैं एडिबल चीज़ों में, और एक तो वो सन बीम से रोशनी इकट्ठी करके बोतलों में डाल रहे हैं। एक वो कह रहे हैं कि कैसे मकान ऊपर से नीचे को शुरू किए जाएंगे, पहले तो हम बुनियाद रखते हैं तो फिर ऊपर जाते हैं, वो कहते हैं जी ऊपर से नीचे शुरू किए जाएँ। एक काम वो कर रहे हैं कि पत्थरों से वो तकिए बना रहे हैं। तो लॉट ऑफ दे आर वेस्टिंग देयर टाइम एंड मनी, एंड स्पेशली ही इज़ क्रिटिसाइजिंग ऑन द साइंटिस्ट एंड स्कॉलर ऑफ दैट एज। तो इसके इस तरह के देयर हैंड्स वर इंक्लाइंड इधर द राइट, ये उनके ऊपर स्टार कर रहा है कि उनके हैंड जो हैं वो बड़े परेशान थे। आर टू लेफ्ट आर देयर आइज टर्न इनवर्ड एंड अदर डायरेक्टली टू द जीनत। जीनत का मतलब था क्लाइमेक्स। हियर स्विफ्ट मॉक होता है हंसना at the diverted intellect of the scientists, academic and planets and all those who perceived theories and practically nil, यानी लोग जो हैं वो theories तो पेश कर रहे हैं लेकिन practical कुछ नहीं है उनके पास। In the fourth voyage to the Houyhnhnms there is a sharp and finite का मतलब होता है serious stars on the human moral shortcomings. The voyage contains the corrosive का मतलब लिखें bitter सख्त and offensive stars on mankind. Here horses are rulings over men. अब यहाँ पे घोड़े जो हैं वो इंसानों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, और घोड़े कहते हैं कि हमारी फीमेल को ख़तरा है इन सेक्सुअल लस्टी इंसानों से, ये हमारी फीमेल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और हम कोई ऐसा मेथड सोच रहे हैं ताकि इनको या तो इम्पोर्टेंट कर दिया जाए या बिल्कुल इनको बेकार कर दिया जाए, उनकी नस्ल ख़त्म कर दी जाए। ये इतने ख़तरनाक हैं याहू कौन है? जो इंसानों जैसे हैं लेकिन वो बहुत लस्टी हैं, वो बहुत ज्यूल्स जमा करते हैं, सिक्के जमा करते हैं, और वो क्या नुकसान पहुंचाते हैं, और वो रैशनल नहीं है। वो पैशन और फीलिंग उनके ऊपर लगे हुए हैं, पैशन और फीलिंग उनको चला रही है। जबकि याहू जो घोड़े हैं वो किसकी तरह चलते हैं? जो हॉनम्स जो हैं वो बड़े अकली हैं और बड़े रैशनल ह्यूमन बीइंग बने हुए हैं। Given to us by the Gullivers is pathetic, yet I confess I never saw any sensitive being so detestable on the counts, and more I came near them, the more hateful they grew. तो कहता है कि इससे ज़्यादा ख़तरनाक मैंने कभी नहीं देखे। By contrast to the Houyhnhnms के बारे में कहता है nobles and benevolent animals are governed by the reasons and who lead the orders and life, so it was a lethal अटैक्स। ये भी एक बड़ा डिस्ट्रक्टिव अटैक है। डिस्ट्रक्टिव लीथल का मतलब होता है तबाहकुन ऑन द ह्यूमन रेस टू रिप्रेजेंट द इन्फीरियर टू द हॉनम्स। इसको देख लीजिएगा। Finally, we conclude the Gulliver Travel is a great piece of the containing social star in it, and every satirist is a heart reformist. यानी हर जो सेटरिस्ट होता है, चाहे वो कोक हो, चाहे वो जॉनसन हो, चाहे वो ये जॉनसन स्विफ्ट हो, ये सारे क्या थे?